शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जानते हैं हम कि जो म्यूएस होता है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है, वह ज़्यादा होता है म्यू के से। जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है उससे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो म्यू का वैल्यू होता है अर्थात जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है उसका वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, इसका वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है और इसका वैल्यू 1 के इक्वल भी हो सकता है। ओके, एक तीसरा स्टार पॉइंट लगा के लिखना, जब सवाल में कुछ ना बोला जाए और केवल आपको म्यू दिया गया हो, जब सवाल में आपको कुछ ना बोला जाए और केवल आपको म्यू दिया गया हो तो उस केस में आपको मान के चलना है कि यही स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है और यही काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। इसी को क्या मान के चलना है, यही स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है और यही काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ओके, अब देखो सवाल लिखो। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है कि ग्राफ ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेज अप्लाइड फोर्स। तो देखो मान लो कि मेरे पास एक 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, एक 10 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर कुछ फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जो सरफेस है वो रफ है और यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है म्यू इक्वल टू 0.5। आपको जो कर्व बनाना है वह कर्व बनाना है आपको फ्रिक्शन फोर्स, जो घर्षण बल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, और यहाँ पे जो आपने अप्लाइड फोर्स किया है, जो आपने फोर्स लगाया है, उसके बीच में आपको कर्व बनाना है, ठीक है। तो देखो सवाल में सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ का जो फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है वो कितना लग सकता है, F इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे म्यू इंटू एन लग सकता है। यहाँ पे म्यू का वैल्यू मेरे को दे रखा है 0.5 और नॉर्मल फोर्स यहाँ पे कितना होगा, देखो ये 10 kg का ब्लॉक है एक, इसके ऊपर यहाँ वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से नॉर्मल फोर्स ऊपर की ओर और नॉर्मल फोर्स कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, खुद के वेट के कारण नीचे की ओर क्या लगेगा, mg, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू जो होगा वो होगा mg के इक्वल, क्यों, क्योंकि यह ब्लॉक ऊपर नीचे कोई मोशन नहीं कर रहा है, तो ऊपर नीचे जो होगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, तो n इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। m का वैल्यू मेरे को दे रखा है 10 और g का वैल्यू 10 मान के चलते हैं हम यहाँ पे, तो n इक्वल टू क्या हो गया, 100 न्यूटन हो गया। यहाँ पे n का वैल्यू आ गया 100 न्यूटन, उठा के यहाँ पे पुट कर दो तो फ्रिक्शन फोर्स जो यहाँ पे लग सकता है वो कितना लगेगा, 50 न्यूटन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है मैक्सिमम वो कितना लगेगा, 50 न्यूटन का। यहाँ पे केवल म्यू दे रखा है, यहाँ पे केवल म्यू दे रखा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब सवाल में कुछ ना दिया जाए तो इसी को मान के चलना है कि यही काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है और यही स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। ओके, तो शुरू करते हैं ग्राफ बनाना। पहले यहाँ पे हमारे को पता चल गया कि फोर्स कितना लगेगा, और तो देखो हालत कैसी है, हमारे पास 10 kg का एक ब्लॉक है, इधर की तरफ F फोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू इक्वल टू 0.5 और ये जो सरफेस है वो रफ है और मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है वो कितना है, 50 न्यूटन का, ठीक है। अब देखो जब मान लो कि मैं F इक्वल टू 0 पुट अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो क्या ये ब्लॉक चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। पीछे फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा, 0, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की एक खास बात होती है कि जितनी डिमांड है उतना ही लगेगा, बेवजह और फालतू नहीं लगता ये। तो इसकी डिमांड कितनी है, 0 की, तो 0। अगर मान लो यहाँ पे मैं F इक्वल टू 10 लगाता हूँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन इसके जस्ट पीछे लग जाएगा F इक्वल टू 10, ठीक है। इधर 10 लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगा, यहाँ पे 10। मान लो मैं यहाँ पे 20 लगाता हूँ इधर की तरफ अप्लाइड फोर्स, तो इधर की तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, 20। इसी तरह मान लो मैं 30 लगाता हूँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन अभी भी 30 लगेगा। मान लो कि अब मैं अगर 40 लगाता हूँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की ओर एफ एस इक्वल टू कितना लगेगा, 40, ठीक है। अगर मान लो मैं 50 लगाता हूँ 50 न्यूटन का, तो अभी भी स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगेगा क्योंकि हमारे पास जो फ्रिक्शन मौजूद है वो 50 न्यूटन का है।
ठीक है। और म्यूएस जब कुछ ना बोला जाए तो मान के चलना है कि यही स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का काम कर रहा है और यही काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट का काम कर रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन अभी भी कितना लगेगा 50। लेकिन अगर मैं इस ब्लॉक पे 10 kg का ब्लॉक है, इसके ऊपर अगर मैं 50 प्लस समथिंग ज्यादा फोर्स भी लगा दिया तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब स्टैटिक फ्रिक्शन जितना लग सकता था उसकी लिमिट कितनी है 50 न्यूटन की। अब ये इससे ज्यादा नहीं लग सकता। अब इससे ज्यादा नहीं लग सकता तो अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि यहाँ पे पीछे मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है 50। अब ये तो इसको रोक नहीं पाएगा। ये जो ब्लॉक है अब गति की कंडीशन में आ चुका है, अब मूव करने की हालत में आ चुका है, क्योंकि 50 प्लस समथिंग फोर्स मैंने जैसे ही लगाया इसके ऊपर तो ये वाला ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। जब दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में जैसे ही ये ब्लॉक इस वाली सरफेस पे मूव करना स्टार्ट करेगा तो मैं बोल सकता हूं कि इन दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, इन दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा। और फिर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जब दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में फिसलने वाली गति होती है, ध्यान रखना, जब दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में फिसलने वाली गति होती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ के, और वो कितना लग सकता है? एफ के का एक ही वैल्यू होता है म्यू के इंटू एन। ठीक है, और ये फिक्स होता है, म्यू के कितना होगा? 5 होगा। मैंने बोला था कि जब इसके बारे में कुछ ना दिया जाए तो मान के चलना है कि यही स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है और यही काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। तो एफ के यहाँ पे कितना है? म्यू कितना है? 0.5। नॉर्मल फोर्स हमारे पास कितना है? 100। तो यहाँ पे कितना होगा? 50 न्यूटन। एफ के का वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो देखो यहाँ पे 0 अप्लाई किया तो 0 लगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, 10 अप्लाई किया तो 10, 20 लगा तो 20, 30 लगाया तो 30। इसी तरह मान लो यहाँ पे अगर मैं 25 लगाता तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स 25 लगता। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट थी वो क्या थी? एफ एस लेस देन ऑफ म्यू एस इंटू एन। ये इसकी मैक्सिमम लिमिट थी कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये इससे कम हो सकता है, इतना लिमिट था इसका। ठीक है, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अपना वैल्यू चेंज कर रहा है, लेकिन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो देखो जब 0 अप्लाई किया, अप्लाई फोर्स 0, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा? 0। जब मान लो मैंने अप्लाई फोर्स 10 लगाया तो ये 10 लगा, 20 लगाया तो यहाँ पे 20। तो एक इनके बीच में जो रिलेशन आ रहा है वो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन का आ रहा है। क्यों? जैसे मैंने इनपुट 1 डाला तो आउटपुट 1 आ रहा है, इनपुट 2 डाला तो आउटपुट 2 आ रहा है, और ये मान के चलो 50 तक। तो 50 तक क्या आ रहा है? ये स्ट्रेट लाइन मतलब सरल रेखा आएगा, और y इक्वल टू एक्स वाली लाइन के आएगा। ठीक है, 1 डालने पे 1 आ रहा है, 2 डालने पे 2 आ रहा है, तो ये जो कर्व होगा वो आज ऐसा होगा, y इक्वल टू एक्स की लाइन का होगा। और यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पे। ठीक है, और वो कितना है? 50। मैक्सिमम इतना ही है यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम 50 न्यूटन का ही है यहाँ पे। अब जैसे 50 प्लस समथिंग मैंने ऐड किया यहाँ पे, 50 प्लस समथिंग, 50 प्लस समथिंग मैंने जैसे यहाँ पे फोर्स लगाया तो इसके साथ क्या होगा? ये वाला ब्लॉक मूव करना स्टार्ट हो जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगना जैसे ही शुरू होगा और वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि जैसे आप 60 लगाओगे अप्लाई फोर्स, पीछे अब काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ही लगेगा, क्योंकि अब फ्रिक्शन फोर्स की औकात नहीं होगी जो इसको रोक ले, ये मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ही लगेगा। वो कितना लगेगा? जितना लग सकता है 50 न्यूटन। ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, 50 न्यूटन का लगेगा। ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स जैसे मैंने मान लो 60 किया, ये 50 न्यूटन है अभी भी। मान लो जैसे मैंने 70 किया तो ये यहाँ पे कितना आएगा? 50 ही आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, और ये जो कर्व होगा वो गति घर्षण बल का होगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या होगा? सरल रेखा होगा। ठीक है, y इक्वल टू एक्स वाली। यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, देखिए क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के जितना यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का तो वैल्यू क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है बिल्कुल, और ये अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओ आप, ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। तो ये कुछ कर्व इस तरह से हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, एक बार इसको छाप लो।
प्रॉब्लम है हमारे पास, सेम एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक 10 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और ये जो सरफेस है वो क्या है, रफ है, और यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा है म्यू एस का वैल्यू 0.5 और म्यू के का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 0.4 और अप्लाइड फोर्स है यहाँ पे ये F। आपको फिर से कर्व बनाना है, सेम सवाल है, आपको फिर से क्या करना है, फ्रिक्शन फोर्स वर्सेज अप्लाइड फोर्स के बीच में कर्व, अप्लाइड फोर्स और जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसके बीच में आपको कर्व बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 10 kg का ब्लॉक दिया है आपको, तो यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स फाइंड कर लो। पहले तो देखो नॉर्मल फाइंड करते हैं, इस वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ मैं। तो 10 kg वाले ब्लॉक पे इस वाली कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से ऊपर की तरफ नॉर्मल, खुद के वेट के कारण mg, इधर ही अप्लाइड फोर्स है और इधर फ्रिक्शन फोर्स जो भी होगा, ठीक है। अब देखो ऊपर नीचे मोशन कर नहीं सकता, तो n की इक्वल वैल्यू कितनी आएगी, mg के इक्वल आएगी, ठीक है। तो n का जो वैल्यू है वो कितना होगा, 100 न्यूटन के इक्वल होगा। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन की मैं बात करता हूँ, वो मैक्सिमम कितना लग सकता है, मैक्सिमम म्यू एस 0.5 इंटू 100 जो कि कितना होगा 50 न्यूटन। मैं बात करता हूँ एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की, जो कि क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है, नियत रहता है, इसका बल, इसका जो मान होता है वो चेंज नहीं होता, म्यू के इंटू एन होता है, ठीक है। ये कितना होगा, सेम 0.4 इंटू 100 तो 40 न्यूटन, ठीक है। अब देखो अप्लाई फोर्स अगर मैं यहाँ पे मैं 10 F इक्वल टू मैं मान के चलता हूँ 0 न्यूटन का लगाता हूँ, तो पीछे भी 0 ही लगेगा, रोकने की आवश्यकता ही नहीं है, रुका हुआ है। लेकिन जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर 10 न्यूटन का लगाया F, ठीक है, तो पीछे स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन लगा के इसको रोक लेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की खास बात क्या है कि जितनी आवश्यकता है उतना ही लगता है, फालतू में बेवजह नहीं लगता। अगर मैं F इक्वल टू यहाँ पे 20 न्यूटन लगाता हूँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे 20 न्यूटन लग जाएगा। अगर मैं आज यहाँ पे F इक्वल टू 30 लगाता हूँ तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे 30 लग जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं 40 लगाता हूँ, F अप्लाइड फोर्स, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन मौजूद है तो वो 40 न्यूटन का लग जाएगा। अब मैं 50 लगाता हूँ F, स्टैटिक फ्रिक्शन मेरे पास मौजूद है, वो 50 न्यूटन का लग जाएगा। लेकिन अब मैं 50 से थोड़ा सा ज़्यादा लगाता हूँ तो ये वाला ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही मैं 50 से ज़्यादा लगाऊंगा यहाँ पे अप्लाई फोर्स, तो ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। अब ये वाला ब्लॉक इस वाली कॉन्टेक्ट सरफेस के ऊपर क्या करना है, फिसलना शुरू कर दिया है। जब दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में फिसलने वाली गति होती है तो कौन सा फोर्स लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ध्यान रखना, रिलेटिव मोशन के, तो इसकी डायरेक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स की इधर की तरफ होगी, और ये कितना लगेगा, 40 न्यूटन का, क्योंकि इसका वैल्यू 40 न्यूटन है। अगर मैं यहाँ पे 60 लगाता हूँ तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन अभी भी 40 ही लगेगा, क्योंकि ये ब्लॉक अब मूव करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इधर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया, इधर वाला कम हो गया, तो ये वाला ब्लॉक मूव करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो ये 40, अगर यहाँ पे मैं आज 70 लगाता हूँ तो काइनेटिक फ्रिक्शन अभी भी 40 ही रहेगा। अगर मैं 90 लगाता हूँ तो काइनेटिक फ्रिक्शन आज भी 40 ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, और ये ब्लॉक मूव करता रहेगा, ठीक है। तो अब कर्व बनाता है, 0 लगाया अप्लाइड फोर्स तो 0 आया मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स, 10 लगाया यहाँ पे मान के चलो तो 10 आया, 20 लगाया तो 20 आया, 30 पे 30 आया मेरे पास, 40 पे मेरे पास 40 आया फ्रिक्शन फोर्स, और 50 पे मेरे पास 50 आया, यहाँ पे 50 पे क्या आया, 50 आया मेरे पास। अब एक चीज देखो, यहाँ पे ये वाला जो फोर्स है ना मेरे पास, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होगा, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन होगी, कि जितना मैं अप्लाइड फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। यहाँ पे देख लो, जितना अप्लाई फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही मेरे पास यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये जो कर्व होगा वो y इक्वल टू एक्स वाली लाइन होगा, जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना ही आपके पास आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं 50 प्लस समथिंग लगाया, 50 प्लस समथिंग, तो देखो काइनेटिक फ्रिक्शन लगना फोर्स शुरू हो गया। 50 से 60 लगाया, ठीक है, 70 लगाया, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगना शुरू हो गया,
यहाँ पे थोड़ा नीचे ले लो इसको, यहाँ पे आ गया 40, ठीक है। तो 70 लगाया मैंने, 80 लगाया तो भी काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या रहेगा, 40 ही रहेगा। तो इसमें खास बात क्या थी कि देखो यहाँ पे मैंने 50 से जरा सा ज़्यादा लगाया तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगना क्या हो गया, शुरू हो गया, ठीक है। 50 से थोड़ा सा ज़्यादा लगाया क्योंकि ये वाला ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर दिया। जब दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में स्लाइडिंग वाली मोशन होती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगना स्टार्ट हो गया। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ये कर्व कुछ इस तरह से हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये है कि अब यहाँ पे कर्व कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पे जो कर्व होता है उसको कुछ इस तरह से दर्शाया जाता है, ठीक है। या कुछ बुकों में ये डायरेक्टली इसको ऐसे भी बोल देते हैं, ऐसे ऐसे, ये 50 पे है, 50 प्लस ज़्यादा पे ऐसे। तो कुछ बुकों में ये स्ट्रेट लाइन भी दिखा देते हैं, कुछ बुकों में ये कर्व भी दिखा देते हैं। ये वाला जो स्टेट है इसको बोलते हैं इम्पेंडिंग स्टेट ऑफ मोशन। इसको क्या बोलते हैं, इम्पेंडिंग स्टेट ऑफ मोशन। इसको क्या बोलते हैं, इम्पेंडिंग स्टेट ऑफ मोशन, अर्थात झटके से मोशन होना, अर्थात झटके से मोशन में चेंज होना, अर्थात जो ब्लॉक आ रहा है वो झटके से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे झटके से मोशन में चेंज होना, ये जो कर्व होता है यहाँ पे, ये ना तो पैराबोला होता है, ना सर्कल होता है, ना इलिप्स होता है, केवल कर्व होता है ये। अगर आपको सवाल में दे दे क्या ये इलिप्स है, नहीं, ये सर्कल है, नहीं है, या क्या पैराबोला है, नहीं है। कुछ बुकों में कुछ इस तरह से दिया होता है और कुछ बुकों में स्ट्रेट लाइन दे रखा होता है। इसका मतलब इतना सा होता है कि इम्पेंडिंग स्टेट ऑफ मोशन होता है, गति की अवस्था होती है, ठीक है। इम्पेंडिंग स्टेट ऑफ मोशन, झटके से मोशन में चेंज होना,